हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले शनिवार को पुनर्जागरण का जो टॉपिक था वो देखा था। पुनर्जागरण क्या क्या अर्थ है, और ये जो इसके जो प्रमुख कारण थे वो भी हमने कुछ देखे थे। तो हम पुनर्जागरण एक लंबा टॉपिक है, एक रहने सा एक लंबा टॉपिक है। तो इसका ही हम आज जो दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं कि पुनर्जागरण मानवतावाद और उसका विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। और कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें आपको सावधानी रखनी है और ऑनलाइन क्लासेस को रखना है। अब एक और चीज़ है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ये जो हिस्ट्री वाला चैनल है, सीसी राज जीजीसी BSW हिस्ट्री क्लासेस वाला जो चैनल है वो अपना चैनल रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब करना है, और इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी इस पर वीडियो डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या है अब पुनर्जागरण के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव। अब हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पुनर्जागरण का जो आरंभ हुआ वो इटली में क्यों हुआ। ऐसा क्या कारण था कि इटली में ही पुनर्जागरण का आरंभ हुआ और किसी अन्य यूरोपीय देश में नहीं हो पाया आरंभ। मतलब ये फैला तो खैर सभी जगह, पर आरंभ इटली में क्यों हुआ। अब क्या होता है कि इटली जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है यूरोप का। इटली में चर्च है, उसके बाद वहाँ पर जो रोमन सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है, जो रोमन साम्राज्य का जो प्रमुख केंद्र था वो इटली था। ठीक है, तो इसका जो पहला कारण है, इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम कारण पढ़ेंगे। अब इटली का संपन्न होना जो कारण है, इटली एक संपन्न क्षेत्र था, काफ़ी संपन्न था। ये इतना संपन्न था कि यहाँ के जो बहुत बड़े बड़े नगर थे, जैसे फ्लोरेंस है, उसके बाद रोम है, मिलान है, वेनिस है। ये जो इटली के जो नगर थे अपनी सुंदरता, भव्यता और संपन्नता, इन 3 कारणों से प्रसिद्ध थे। इनकी सुंदरता, भव्यता और संपन्नता। यहाँ पर एक व्यापारी वर्ग था जो अत्यंत संपन्न था। किसी भी देश की कला और संस्कृति के विकास के लिए वहाँ के लोगों का संपन्न होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी देश के निवासी वहाँ पर संपन्न नहीं हैं या फिर गरीब हैं, तो फिर उस देश में क्या होता है कि कला और संस्कृति का विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इटली में, जैसे इटली संपन्न था तो वहाँ का जो व्यापारी वर्ग था वो अपने नए नए शौक और अभिरुचियों को बढ़ावा देने में सक्षम था। जैसे अगर आपको कोई चर्च या कोई भी इमारत बनवानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। अगर अब यह है कि इमारत भले बन जाए, ठीक है, अब इमारत में जो उसमें जो निखार लाने के लिए आप जितना महंगा कारीगर लाओगे, या फिर जितना ऐसा माना जाता है कि जितना बुद्धिमान या जितना प्रसिद्ध या जितना क्वालिटी वाला व्यक्ति लाओगे, है ना, उसके लिए आपको उतने ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति संपन्न होता है, जब कोई लोग संपन्न होते हैं तो वो अपनी बेसिक नीड्स की उनको ज़्यादा याद नहीं सताती है कि जैसे खाने का प्रबंध करना है, वो उनके लिए बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। तो इस तरह से
इटली की जो संपन्नता थी उसने इसको आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया। इसके बाद कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ये जो किस तरह से हुआ, आज जो इस्तांबुल है वहाँ पर हमने पहले भी पिछले वीडियो में पढ़ा है कि कुस्तुनतुनिया पर कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का अधिकार हो गया। वर्तमान ये इस्तांबुल में है। अब क्या हुआ कि तुर्कों का अधिकार हो गया तो वहाँ के जो भी विद्वान थे, क्योंकि तुर्कों को ज़्यादा समझ नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि इनकी कला की कद्र नहीं थी यूरोपीय कला की, तो वहाँ के जो विद्वान थे वो भागकर इटली आ गए और इटली के शहरों में रहने लगे। अब क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो था वो इटली के दक्षिण भाग में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो अब ऐसा हो गया कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ के विद्वान आ गए। विद्वानों ने अपना जो ज्ञान है वो इटली में फैलाया, अपने विचार जो थे वो इटली में फैलाए। तो इससे दूसरा ये तुर्कों से समीपता के कारण ये उन्होंने भी, यूरोप वासियों ने भी नई नई चीज़ें सीखी जो कि पहले यहाँ पर प्रचलित नहीं थी, उनमें प्रचलित नहीं थी। इसके बाद इटली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। लगभग जो एशिया है, मध्य एशिया, उसको जोड़ता था यूरोप के साथ। यानी अगर किसी यूरोपीय देश को एशिया के साथ व्यापार करना हो, मध्य एशिया में व्यापार करना हो, तो इटली से होकर जाना ही पड़ता था उसको, इटली से होकर जाना पड़ता था। तो इस कारण यहाँ पर अनेक लोगों की, अनेक व्यापारियों की, अनेक प्रकार के लोगों की आवाजाही बनी रहती थी और इससे लोगों का जो दिमाग है वो खुलता रहता था। तो इस तरह से जो नयापन है वो इटली में शुरू हुआ। इसके बाद इटली की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट थी। हमने पहले देखा कि इटली के लगभग जो कुस्तुनतुनिया से होकर ये मध्य एशिया से जुड़ता था, साथ ही ये समुद्री तट पर भी स्थित था। तो इसकी भौगोलिक स्थिति ने, और हमने देखा कि ये जो व्यापारिक केंद्र भी था, तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ था। इसके बाद इटली का अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ जुड़ा होना। इटली की जो प्राचीन संस्कृति थी वो थी रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता एक काफ़ी प्रसिद्ध सभ्यता रही है और कई महान रोमन सम्राट हुए थे। इन महान सम्राटों ने न सिर्फ केवल इटली बल्कि पूरे यूरोप के जो इतिहास को प्रभावित किया था। ये रोमन सम्राट महान विजेता थे काफ़ी, तो इन्होंने लगभग पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया और इसलिए इटली का अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ जुड़ाव भी था और उस पर गर्व भी था। तो ये जो सारे कुछ फैक्टर्स हैं, इन्होंने इनसे तय हुआ कि इटली में, यही कारण था कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। अब जो अगला पॉइंट है, पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता, मानववाद का विकास। मानववाद का विकास क्या है? मानववाद का अर्थ क्या होता है? पहले तो मानववाद का अर्थ होता है कि मानव जीवन में रुचि लेना। अब यहाँ पर बात यह है, यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि मानव जीवन में रुचि कोई क्यों लेगा। दरअसल अब हम सोचेंगे कि मानव के जीवन में तो हम हमेशा से रुचि लेते आ रहे हैं। दरअसल पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि पारलौकिक जीवन में, ईश्वर के चित्रण में, और ईश्वर मतलब व्यक्ति
चर्च से इस कदर प्रभावित था, चर्च और राजनीति से, कि उसको ये लगता ही नहीं था कि अपना भी कोई, खैर अपने जीवन का तो थोड़ा बहुत ध्यान था, लेकिन मतलब इसको एक एज ए सिन माना जाता था। एक कोई व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं को अगर व्यक्त करता था या अपनी इच्छाओं के अनुसार रहता था, तो उसको एक स्वार्थी या फिर एक सेल्फिश के तौर पर देखा जाता था, यानी आत्ममुग्ध, आत्म केंद्रित व्यक्ति के रूप में देखा जाता था उसको। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे ईश्वरीय और पारलौकिक जीवन से रुचि हटकर मानव जीवन में रुचि लेने लगे लोग, मानव के इमोशंस में रुचि लेने लगे लोग। उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं थी, मानव जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनमें रुचि लेने लगे। उसके बाद मानव जीवन को सुखी और उन्नत बनाने का प्रयास करना और इस संसार में मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करना। अब मानव जीवन को सुखी और उन्नत बनाने का प्रयास किया गया। पहले ऐसा था कि व्यक्ति अपने पारलौकिक जीवन की ओर ध्यान देता था, आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान देता था, बाइबल में जो लिखा है उसको फॉलो करने की कोशिश करता था, और एक तरह से मनुष्य की जो एक मनुष्यवाद है, मनुष्य का जो जीवन है, व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो मानव का महत्व प्रतिस्थापित किया गया। उसमें ये कहा गया कि मानव तो ये मतलब धर्म जो है और राज्य तंत्र है, ये सब बात की बातें, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल तो मनुष्य का खुद का जीवन है। तो पुनर्जागरण में मानववाद का जो विकास हुआ, उसमें धर्म के स्थान पर मनुष्य को महत्व देना आरंभ हुआ। अब मानववाद का जो मुख्य प्रवर्तक है वो पेट्रार्क को माना जाता है। अब पुनर्जागरण जो है उसका विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण का सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो साहित्य पर प्रभाव पड़ा। किस तरह से पुनर्जागरण की जो प्रमुख अभिव्यक्ति है, हमको पता है कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, यानी समाज में जो भी चेंज हो रहा है वो तुरंत साहित्य में आता है। अब रोमन साम्राज्य का जो भीतरी क्षेत्र था, अब धीरे धीरे भाषाएं विकसित हुई साहित्य पर। कुछ भाषाएं विकसित हुई जिनको रोमन भाषा कहा जाता है। इनमें इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली भाषाएं शामिल थी। हमने पहले पढ़ा था कि स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता थी कि स्थानीय भाषाओं का विकास। तो उनमें इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और इसकी रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा के पार के जो क्षेत्र थे, जिनमें जर्मन, अंग्रेजी, डच, स्वीडिश आदि जो भाषाएं हैं वो विकसित हुई। तो इसके बाद पुनर्जागरण साहित्य की जो विषय वस्तु है उसमें भी बड़ा परिवर्तन हुआ। मध्यकालीन साहित्य का मुख्य विषय धर्म था, लेकिन अब मानव जीवन से संबंधित विषयों पर लिखा जाने लगा। हमने देखा कि जो मध्यकालीन जो साहित्य लिखा गया था या मध्यकालीन प्रवृत्तियाँ थी वो धर्म पर बेस्ड थी, लेकिन अब मानव जीवन से संबंधित काम होने लगे। अब इटालियन साहित्य में दांते ने द डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य की रचना की, और पेट्रार्क जिसको मानववाद का पिता कहा जाता है या मानववाद का प्रवर्तक कहा जाता है, उसने नई काव्य शैली सोनेट का 14 पंक्तियों का एक सोनेट बनता है। जिन बच्चों के इंग्लिश लिटरेचर है वो ये देखते होंगे ये चीज़। अब डिवाइन कॉमेडी में दांते ने जो था वो ये जो अंधविश्वासों और इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाया।
अब फ्रांस में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। फ्रांसीसी साहित्य में बिलो, रेबेलास ये प्रमुख रचनाकार थे। रेबेलास ने तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया। तत्कालीन जो फ्रांस में व्याप्त अंधविश्वास थे उनका उसने मजाक उड़ाया। अंग्रेजी साहित्य में महाकवि चौसर, जॉफ्रे चौसर इनका पूरा नाम है, चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स की रचना की। टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अपने युग के समाज और सरकार की हास्यपूर्ण उसने आलोचना की। उसके बाद एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन नामक ग्रंथ लिखा। फ्रांसिस बेकन एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं, जिसमें उसने प्रकृति और भौतिक विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया। विलियम शेक्सपियर ने ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट और द टेम्पेस्ट आदि नाटकों के द्वारा समाज के अनेक पात्रों का वर्णन किया, उनकी फीलिंग्स का वर्णन किया, वो कैसे महसूस करते हैं उसका वर्णन किया। इसके बाद एक हॉलैंड में इरास्मस नाम के साहित्यकार हुए। उन्होंने द प्रेज ऑफ फॉली उसमें धर्माधिकारियों का मजाक उड़ाया। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उसने एक बताया कि एक शासक को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से उसने उसके अपने पावर को मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। पुनर्जागरण से पहले मध्यकालीन जो यूरोप है उसमें गोथिक शैली की प्रधानता थी, लेकिन पुनर्जागरण काल में रोमन, यूनानी और अरबी स्थापत्य शैलियों का समन्वय किया गया और नवीन शैली अपनाई गई। तो जो गोथिक शैली की प्रधानता थी वो समाप्त हो गई। जो चर्च थे वो गोथिक शैली से बनाए जाते थे, इन सबको समाप्त कर दिया गया। इटली के धनी परिवारों ने इस नवीन शैली को संरक्षण दिया। हमने पहले भी पढ़ा है, इटली में काफ़ी संपन्न लोग हुआ करते थे। उसके बाद ब्रूनोलेस्को नामक आर्टिस्ट ने इसकी शुरुआत की। इसका एक फिर इसके बाद रोम में निर्मित एक सेंट पीटर्स का गिरजाघर है, जिसको माइकल एंजेलो और राफेल के द्वारा बनवाया गया था। ये नवीन शैली का एक अत्यधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। ये जो दोनों कलाकार थे, माइकल एंजेलो और राफेल, ये दोनों ही जो नवीन शैली जो आई उसके प्रसिद्ध कलाकार थे। उसके बाद चित्रकला पर क्या क्या प्रभाव पड़े। इटालियन जो चित्रकार थे उन्होंने बड़े पैमाने पर नवीन विचारों से युक्त, नवीन भावनाओं से युक्त चित्र बनाए। देवी देवताओं की जगह अब मानव को और उसकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए चित्र बनाए जाते थे। जिएटो ने चित्रकला में प्राकृतिक चित्रों की शुरुआत की। और इसके बाद लियोनार्दो दा विंची, आपने भी नाम सुना होगा, बहुमुखी व्यक्ति था ये। उसने मोनालिसा और लास्ट सपर जैसे चित्र बनाए। मोनालिसा जो पेंटिंग थी वो चोरी हो गई थी, और लास्ट सपर एक चित्र था जो कि ईसा मसीह की जो पौराणिक कथा है उस पर आधारित है। और माइकल एंजेलो और राफेल जो तो हमने पहले देखे थे, वो भी एक बहुत ही प्रमुख चित्रकारों में शामिल हुआ करते थे। इसके बाद संगीत के क्षेत्र में जो हुआ, नए वाद्य यंत्रों का उपयोग आरंभ हुआ, नई शैलियों का आरंभ भी हुआ। इस समय ओपेरा जैसी लंबी नाटकीय रचनाओं का भी जन्म हुआ। ओपेरा आज भी कई जगह पर प्ले किया जाता है, कई ओपेरा थिएटर्स पश्चिमी देशों में हैं। ये नाटकीय और संगीतमय एक प्रस्तुति होती है। इसके बाद मस्किडेनस और पलेस्टाइना इस टाइम के प्रमुख संगीतकार हुआ करते थे। और वायलिन जैसे जो नए वाद्य यंत्र थे उनका प्रादुर्भाव भी इस वक्त हुआ था। तो इस समय संगीत में भी ये नए
रुझान हमको देखने को मिले थे। तो आगे जो है, आगे का जो पार्ट है, एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको हम कल पढ़ेंगे, जो पुनर्जागरण के परिणाम और उसका विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।